हम्म। आस-पास रहते हो, लगता है गिरने भागने का डर नहीं है। नहीं चलिए, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना। क्लास आपकी क्लब करवा दी गई। हम जा रहे हैं। तो हाँ, बस मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस सर, आ रही है। ओके, हाँ ठीक। हमको एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसे गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है आप लोगों को, ये बताओ। हाँ? गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है? मेरे पास तो कोई आवाज नहीं आ रहा है। कौन बोल रहा है बच्चे? किसको आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ सर, अब आ रहा है। चलो, पंखे चलाओ बच्चे। तुमको ठंडी लग रही है? लग रही हो तो रहने दो। पता नहीं, मुझे थोड़ा सा या तो फीवर है मुझे। बच्चे, अपना जो डिस्कशन है, मुझे पता है काफी इम्पोर्टेंट है वो, बट बंद रखो। स्पेशल टेलीफोन करके आपको बोलना पड़ेगा कि अब बंद कर दो बात करना। कौन सी डिस्कशन चल रही है? मैं सोच रहा था एक्चुअली कि मैं बंक मार सकता था। बंक नहीं, छुट्टी। स्टूडेंट वाली आदत गई नहीं है ना मेरी अभी। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि सिलेबस पीछे हो जाएगा, मैं इस हालत पे आ गया पढ़ाने के लिए। ओके, बट तुम्हें नहीं समझ में आ रही है बात। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्ट प्रोबेबली दिख नहीं रहा होगा ढंग से। वैसे प्रॉपर बच्चे रिवीजन कर रहे हो कि नहीं आप लोग?
प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? अपनी बात के आगे मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि मैं इतना बहुत तेजी से बोल सकूं। बात समझने की कोशिश करो आप लोग। तो यहाँ पे गर्मी बहुत लग रही है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो सबसे पहले अगर आप एनाटॉमी को डिफाइन करोगे तो ये सिंपल सा है। मॉर्फोलॉजी जब पढ़ रहे थे तो वो क्या था? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जब बाहर से देखते हो जो चीज, वो मॉर्फोलॉजी में आती है, ठीक है। और जिस चीज के लिए आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़े, दैट इज द एनाटॉमी, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे कि ये दिस इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब चूंकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर प्लांट एनाटॉमी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? प्लांट एनाटॉमी। अच्छा, आप इसको प्लांट एनाटॉमी को स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी बोल सकते हो। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये वाला फैन, इसको इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ करके इसको चला दो। इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ करो। बस बस बंद करो, बस छोड़ दो। क्या बचे? नहीं नहीं, एसी में तुम लोगों को ठंडी लगेगी। ये असल में मेरी तरफ फोकस है, तो इन दोनों बच्चों को थोड़ा लग सकता है ठंडी, अदरवाइज ज्यादा चांसेस नहीं है। अच्छा, अब एक चीज देखना कि चूंकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे मैं बोल दूं कि आपका मोनोकॉट एंड डाइकॉट, तो इन दोनों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा सेम होगा कि डिफरेंट होगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि प्लांट टाइप्स डिफरेंट हैं, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर यह लिखाऊंगा नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि क्या चीज है, ठीक है। कि अगर प्लांट चेंज होता है तो आप जो प्लांट के अंदर का एनाटॉमी है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पर इतना भी नहीं कि अगर आप सपोज कर लो मैंगो प्लांट की स्टडी कर रहे हो और आप दूसरा प्लांट ले लिए, सपोज कर लो डलबेरिया सीसम, ठीक है, या आपने ले लिया फाइकस जो है बरगद वगैरह, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि उनकी बेसिक स्ट्रक्चर ही क्या हो जाए? चेंज हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर उनका सिमिलर रहेगा, ओके। बट अगर आप उसी को मोनोकॉट से कंपेयर करवा दो, मतलब आप मैंगो को राइस से कंपेयर करवा दो या मैंगो को आप पाम ट्री से कंपेयर करवा दो, तो आपको देखेगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहीं पे वेरिएशन आने लगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ही अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देखना, उसने बहुत क्लियर कट मेंशन किया है कि जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो जैसे ही प्लांट टाइप्स चेंज होगा उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एनाटॉमी क्या हो जाएगी? डिफर कर जाएगी, ओके। दूसरा, सपोज कर लो कि मैं बात करूं कि एक जो है क्या कहते हैं डाइकॉट प्लांट ही है। प्लांट क्या है? डाइकॉट ही है, ठीक है। अब डाइकॉट में एक प्लांट जो है एक्वेटिक है और दूसरा कैसा है? टेरेस्ट्रियल, दूसरा टेरेस्ट्रियल, तो भी इनकी प्लांट जो एनाटॉमी होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन, ठीक है। दोनों के क्या बचे? बेसिक चेंज हो, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होगा। किसकी वजह से?
एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन। हो सकता है कि ये जो प्लांट टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में इनिशियली रहता था वो कहाँ पे रहने लगा, एक्वेटिक एनवायरमेंट, तो उसको एक्वेटिक एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन। ऐसा नहीं है कि ये जो एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन है सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है, ये आपको हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। जैसे एनिमल्स में आप देख लो, ठीक है, जो पोलर रीजन्स पे रहते हैं उनमें डिफरेंट तरह की चेंजेस होते हैं। जैसे आपको पता है कि जो एक्सट्रीमिट्स हैं हमारे, ठीक है, एक्सट्रीमिट्स में क्या आते हैं, जैसे लिम्स है, कान है, ठीक है, मतलब हमारा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ये, इसके अलावा जो पार्ट है वो सबका कहलाएगा एक्सट्रीमिट्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, इनकी वजह से बॉडी का सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ता है। अब आप सोचो कि सपोज करो पोलर रीजन है, पोलर रीजन में जो भी एनिमल रहता है वो अपनी हीट को क्या करेगा, बचाने की कोशिश करेगा, कंजर्व करने की कोशिश करेगा। बट वहां पे जो है क्या कहते हैं, जो है अगर ये एक्सट्रीमिट्स, ये पूरे लिम्स बड़े हैं तो वो क्या होगा, उससे ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, ज्यादा हीट निकलेगा। दैट मीन्स कि वो इनको क्या करेगा, इनकी साइज को रिड्यूस कर देगा। तभी तुम पोलर बियर को देखो, पोलर बियर के पैर छोटे होते हैं, कान छोटे होते हैं, किसकी वजह से, ताकि वो अपनी जो हीट को है उसको कंजर्व कर सके। समझ में आई बात। आप ना एनसीईआरटी जब लास्ट में इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे कुछ रूल्स हैं, जैसे एलन्स रूल, ठीक है, तो वहां पे ये चीज डिस्कस करेंगे। तो मतलब, और ये तो तुम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखे ना, अब अंदर भी आपको एनाटॉमिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आप इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी की जो है डिस्कशन करते हो तो उस समय आपको ये समझ में आएगा कि अगर सपोज कर लो स्पीसीज चेंज हो रही है तो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एडॉप्टेशन हो रहा है, कोई एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात एनसीईआरटी पे मेंशन है, आप उसको पहला ही पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहीं पे सारी चीजें मेंशन, उनको अब ठीक से पढ़ना। मैंने बता दिया है तो शायद मजा आएगा, अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, उस पैराग्राफ को ही पूरा छोड़ जाते हैं, पढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम, क्योंकि इस चैप्टर में इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। और इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप एनाटॉमी स्टडी करते हो तो टिश्यू लेवल पे ज्यादा चीजें बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना, क्या कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं प्लांट के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, कौन से ऑर्गन्स है प्लांट के, टिश्यू है? अच्छा, टिश्यूज ऑर्गन है, किसने किसने बोला टिश्यू ऑर्गन है भाई, इतनी बड़ी बायोलॉजी मत पढ़ो। ये तो मैंने शायद पहले लेक्चर में बताया था कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो टिश्यू ऑर्गन कैसे हो सकता है, नाम बताओ कुछ, प्लांट के अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं कि नहीं, पाए जाते हैं? कॉन्फिडेंस से कोई बच्चा बोल पाएगा? ये तो कॉन्फिडेंस ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। आए जाते हैं ऑर्गन्स। आप जो है जो लीफ है उसको आप ऑर्गन बोल सकते हो, ठीक है, रूट्स को भी आप डिफरेंट पार्ट्स को ऑर्गन बोल सकते हो। और डीप में जाना है तो जैसे स्टोमेटा है, वो भी ऑर्गन, क्योंकि वो कई सारे टिश्यू से मिलके बना हुआ है तो उसको भी आप ऑर्गन बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के चीजें ध्यान में रखो। तो मैं क्या बता रहा था कि जो डिफरेंट ऑर्गन की एनाटॉमी है वो भी क्या होगी, डिफर करेगी। मतलब एक ही प्लांट है
बस आपने क्या चेंज कर दिया, ऑर्गन चेंज कर दिया, या एक एनिमल है एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन चेंज हो गया तो एनाटॉमी क्या हो गई, चेंज हो गई। ये तीनों पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कि एनाटॉमी जो है क्या कहते हैं, ये बोल सकता है कि एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है तो क्या उसमें एक ही टाइप की एनाटॉमी पाई जाएगी, ठीक है। पूरे के पूरे प्लांट में एक टाइप का एनाटॉमी तो नहीं होता है, आप लीफ में जाओगे कुछ और मिलेगा, स्टेम में जाओगे कुछ और मिलेगा, रूट में जाओगे कुछ और मिलेगा। दैट मीन्स कि एनाटॉमी क्या करती है, डिफर करती है। अब यहाँ तो हो सकता है कि सर क्या बोल रहे हैं, ये तो हमको पता ही था, पर जब एग्जाम में यही चीज पूछ लेगा तो पता लगेगा कि ये तो हमको पढ़ने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये तो ये क्या पूछ लिया, ये तो एनसीईआरटी में भी नहीं था, बाहर से पूछा है, ठीक है। अपने को ब्लेम करने से ज्यादा दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान है। वो तो पेपर खराब आ गया, नहीं तो हम एमबीबीएस बन गए थे। फिजिक्स थोड़ा लेंदी हो गया था, इसी में टाइम चला गया, नहीं तो रह सिलेक्ट होते होते रह गया मैं, कहते हैं कि नहीं बच्चे। तो इस चीजों से बचो, ब्लेम गेम जो बच्चा करता है वो कभी सेलेक्ट नहीं होता, ये फैक्ट है। ब्लेम करने वाला बच्चा ऐसे एमबीबीएस में नहीं, किसी भी चीज में जो ब्लेम करेगा, क्योंकि वो अपने आप की जो कमजोरी है उसको क्या कर रहा है, छिपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे जो है क्या कहते हैं, जब घर में होते हो अपने सिबलिंग के साथ लड़ाई करते होगे तो ब्लेम तुरंत करते हो, इसने किया है का, ठीक है। तो वो चीज है। मेरा भांजा भांजी है दोनों, वो अब दो ही बच्चे हैं तो अगर कोई चीज इधर उधर करते हैं तो वही करेंगे, तो दोनों ही ना, दोनों में से कोई एक करेगा। बट मतलब मुझ के मतलब उनसे स्वीकार कर लो कि एक्सेप्ट कर लें कि ये चीज उन्होंने की है, नहीं इसने की है, वो कहेगा उसने की है। आप एट द एंड क्लू तक पहुंच ही नहीं सकते हो कि किसने किया है। सारे बच्चों के साथ में नहीं, बच्चे नहीं बड़ों के साथ भी ऐसे ही होता है। हाँ, थोड़ा समझदारी के साथ धीरे धीरे करके कम हो जाता है, वो बात अलग है, क्योंकि बड़े जब प्रॉब्लम करते हैं तो बड़ी चीजें करते हैं, बच्चे छोटी छोटी चीजें करते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं, डिफाइन करते हैं टिश्यू। आई थिंक कहाँ गया, अरे बच्चे क्या किए हो, इसके इतने गंदे उसमें रखोगे तो तुम्हारा बैग काला हो जाएगा। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ cells that have, या इस तरह से लिखो that must have same origin। ओरिजिन जो होनी चाहिए ग्रुप ऑफ सेल्स की, वो क्या होनी चाहिए, सेम हो से। बट एंड बट मत लिखो, एंड लिखो, मे और मे नॉट हैव सेम फंक्शन। तो बचपन में जो डेफिनेशन आप पढ़ते थे टिश्यू की, क्या पढ़ते थे कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन नोन एज टिश्यू। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ओरिजिन हर हाल पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट जो फंक्शन है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ध्यान में रखना इस डेफिनेशन को। A group of cells that must have same origin and may or may not have the same function known as, इसके आगे लिखो जरा, known as tissue। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए कि जो टर्म है टिश्यू किसने दिया, द टर्म tissue was given by Mal Malpighi। प्लांट के लिए जो टिश्यू टर्म यूज किया है, प्लांट टिश्यू, वो किसने किया है,
एन ग्रीव एक साइंटिस्ट थे, गिवन द टर्म टिश्यू फॉर प्लांट्स के लिए जो टर्म टिश्यू दिया है वो एन ग्रीव साइंटिस्ट थे। मुझे एनर्जी लेवल इतना डाउन है, ठीक है चलो आगे देखते हैं कि जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, ठीक है। एक टिश्यू आपका है सिंपल टिश्यू, या उससे भी पहले हम डिफाइन करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो लिख दो टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अच्छा ये जो यहाँ पे लिख दो जरा सा प्लांट टिश्यू, कॉमन टिश्यू मत समझ बैठना, प्लांट टिश्यू। और यहाँ पे लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिवीजन कैपेसिटी, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू है जनरली दे डोंट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, जबकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइड, इनके अंदर डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है ऑलवेज, ऑल टाइम, ठीक है। बच्चे रेस्ट दो, हिम्मत नहीं पड़ रही है बार बार। मैं तुमको स्टोरी ना सुना दूं? किस चीज की स्टोरी? इस चैप्टर की, ताकि मुझे उठना ना पड़े, मेन चीज है। क्या हुआ बच्चा, कोई कुछ बोल रहा है? मुझे लगा बच्चे अचानक से 2 क्लासेस गैप होंगी, मतलब तो वो पूरा इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। एक टीचर गया, 2 क्लास साथ में चली गई, एक इस बैच की एक उस बैच की। वो तो मैंने अभी आके करवाया, समझ में आ गया था कि एक्चुअली वहीं से चलने की हिम्मत नहीं थी, बट स्टिल इतना नहीं होगी उससे, तुम टेंशन मत लो, सिलेबस में तुम्हारा खत्म कर दूंगा। तुम लोगों का क्लास सैटरडे संडे कौन करता है? अच्छा तुम लोग कितना 10 बजे से स्टार्ट होती? 10:30? 10:30 से तुम्हारी क्लास चलती है कितने बजे तक? साढ़े टोटल 5 बजे तक। सोच रहे थे कि इकोलॉजी थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स शुरू कर दिए जाए ताकि इकोलॉजी खत्म हो जाए। वो जो चैप्टर्स, हाँ वो भी एक तरीका है, वो भी कर सकता हूँ मैं, बट एक्चुअली वो बहुत टाइम लेगा फिर, क्योंकि पहला ही चैप्टर आपका बहुत बड़ा है इकोलॉजी का। कौन सा चैप्टर है? तो उसी को पढ़ाने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स तो आप बोलोगे ही ना चीजों को, ग्राफ है, इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है। और जब आप बताने लगो तो बहुत सारी चीजें बताने के, नहीं बताओगे तो कुछ भी नहीं।
चलो मैं तुमको स्टोरी बच्चे सुनाता जाता हूँ, फिर अभी अभी कंसंट्रेट सिर्फ मेरी तरफ करो आप, क्योंकि किताबें तब मतलब कॉपी वॉपी सब छोड़ दो, जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी तरफ बातें सुनो मेरी। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे ये जो टिश्यूज हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता रहता है। अच्छा, अगर कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन हो रहा है किसी सेल में, दैट मीन्स कि उसकी जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेल्स का साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक में देखोगे कि जो सेल साइज है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वो लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं, उसको प्रॉपर टाइम मिल ही नहीं रहा है ताकि वो अपना साइज पूरा बढ़ा सके। अच्छा, जब जो साइज जो है क्या कहते हैं छोटा होगा, तो आप अगर देखो छोटे छोटे कंचे खेले हो कभी, ठीक है, तो अगर उसको एक थैले में कंचों को भरोगे, तो अगर बड़ा कंचे होंगे तो वो उसके अंदर मतलब कई सारों के बीच में स्पेस दिखेगा आपको, मतलब बिल्कुल सेटल्ड नहीं हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में। पर अगर छोटे होंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल सेटल्ड हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के साथ भी यही होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल के साइज के चलते, उसके साइज छोटे हैं, तो वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस जो प्रेजेंट है वो क्या होता है, नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कई बार पूछा जा चुका है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कि इंटरसेलुलर स्पेस जो मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर है वो क्या है, अब्सेंट। ओके। अच्छा, जो है क्या कहते हैं, चूंकि इसका काम सिर्फ क्या है, डिवीजन करना, और डिवीजन करना है तो जो सेल वॉल है उसकी जो थिकनेस है वो कभी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसको बार बार डिवाइड करना है, तो सेल वॉल की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। ध्यान में रखना कि इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल सिर्फ कौन सी सेल वॉल पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल। ओके। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर वो प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का ही काम है, न्यूक्लियस ही बार बार डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा नहीं बन रहा। ठीक है, जब तक न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, जितना साइटोप्लाज्म बनना था बन गया, नहीं तो क्या हो गई सर, डिवाइड हो गई। ठीक है, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। अच्छा, इन सेल्स का काम क्या है, डिवीजन करना, इनको कुछ स्टोर करना है क्या, नहीं करना है। दैट मीन्स कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वैक्यूल, सॉरी वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि वैक्यूल में क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो वैक्यूल जो है क्या कहते हैं इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक बताए कि ये सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं, इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इनके अंदर वैक्यूल्स क्या है, अब्सेंट है, इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत थिन है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है जो कि किस चीज की बनी हुई है, सेलुलोज ओनली। ठीक है, सिर्फ सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, जैसे जैसे पेक्टिन लिग्निन जैसे सब्सटेंस सेलुलोज के साथ अटैच होते हैं ना, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम पेक्टिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिनिमम हेमीसेलुलोज, ये सेलुलोज आपको शायद जब मैंने पढ़ाया होगा सेल वाला चैप्टर, तो वहां पे मैंने आपको बताया होगा ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल दो चीजों से मिलकर बनी होती है। किस चीज से, एक मैट्रिक्स और दूसरा फाइबर। तो फाइबर किसके बनते हैं, सेलुलोज के, और मैट्रिक्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं सेलुलोज होगा और थोड़ा बहुत उसमें हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन प्रेजेंट होगा, बट मेनली जो सेल वॉल है इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो कई टाइप की होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, अगर आपसे कोई बोल दे कि डिफाइन करो जरा सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक लोकलाइज्ड रीजन है जहां पे कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आप ये भी बोलते हो कि दिस इज द लोकल रीजन वेयर द सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिवाइडेड। ठीक है, तो उस वाले रीजन को आप क्या बोल दोगे, मेरिस्टेमेटिक, और उसकी जो सेल्स हैं उनको क्या बोलोगे, मेरिस्टेम्स या मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेम्स भी बोल सकते हैं और मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, कौन कौन से कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। एक है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल,
किसके बेस पे? पोजीशन के बेस पे है, कहाँ प्रेजेंट है इसके बेस पे इसको 3 कैटेगरी पे डिवाइड किया गया, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जैसे ये मान लो कि ये सूट है या पूरा प्लांट है, तो जो टिप है दोनों, चाहे रूट की टिप हो चाहे सूट की टिप हो, इन टिप्स को बोलेंगे ये एपिकल पोजीशन हो गई। यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलोगे? एपिकल मेरिस्टेम, उनको बोलोगे एपिकल मेरिस्टेम्स। ठीक है। साथ में क्या होता है कि इंटरकलरी जो मेरिस्टेम्स हैं वो हर प्लांट में पाए नहीं जाते, कुछ ही प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे ग्रासेस। ठीक है। तो इंटरकलरी मेरिस्टेम्स क्या होता है कि जब एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करते 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 आगे बढ़ रहा होता है, तो जब वो आगे बढ़ेगा तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो वो तो लोकलाइज रीजन पे है, लोकलाइज रीजन पे है ना, तो वो तो आगे बढ़ गए। ठीक है। तो पीछे क्या छोड़ गई? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल से ही तो परमानेंट टिश्यू बनता है, तो पीछे छोड़ गई परमानेंट टिश्यू। तो जब वो परमानेंट या मेच्योर टिश्यू पीछे छोड़ रही थी तो उसके दौरान कुछ एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हो गई? बीच में उनके फंस गई, बीच में उनके फंस गई, तो वही बनाती है क्या? इंटरकलरी मेरिस्टेम्स। ठीक है। और उसी तरह की प्रोसेस से बनती है क्या? बड। ठीक है। बड का भी फॉर्मेशन कुछ वैसे ही होता है। ठीक है। तो जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम को आप फर्दर 2 कैटेगरी पे क्लासिफाई कर सकते हो। एक जो सूट में के टिप पे प्रेजेंट है उसको सूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो रूट के टिप पे प्रेजेंट है उसको रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। और कुछ नहीं जानना है। सूट एपिकल मेरिस्टेम आपका क्या क्या बनाएगा? स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक है। और लीव्स वहां से एराइज होंगी या ब्रांचेज ऑफ स्टेम्स एराइज होंगे। ठीक है। ये सब काम सूट के हो जाएंगे। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, जो मैं बोल रहा था इंटरकलरी मेरिस्टेम्स। तो इंटरकलरी मेरिस्टेम सारे प्लांट्स में नहीं पाए जाते, पहले ही बता दिया है। इंटरकलरी मेरिस्टेम्स जो है वो जैसे ग्रासेस में पाए जाते हैं, और ग्रासेस में इनका रोल क्या है? हर्बीवोर्स जब उसको ग्रेज करते हैं तो ठीक है, तो ग्रेजिंग के बाद आप देखते हो कि स्टेम पूरा उड़ा ले जाते हैं, तो फिर जो है क्या कहते हैं, जो नोड रीजन है या इंटर नोड के बेस में ये टिश्यू जो है उसको दोबारा से क्या करते हैं? रीजनरेट कर देते हैं। ठीक है। जो जो बेसिकली जो ग्रेज्ड पार्ट है उसको क्या कर देते हैं? रीजनरेट कर देते हैं इंटरकलरी मेरिस्टेम्स। ठीक है। तो ये चीज हो गई। लैटरल मेरिस्टेम्स आपके जैसे अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाऊं तो जो जो लैटरल मेरिस्टेम है आपको वो इस तरफ प्रेजेंट होगा, लैटरल साइड पे, लैटरल साइड पे। ठीक है। अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काटो तो ट्रांसफर सेक्शन में आपको इस तरह से लेयर दिखेगी, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? लैटरल मेरिस्टेम। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब आप कट करते हो तो आपको कहाँ पे दिखेगा? किस पोजीशन पे दिखेगा? लेटरल पोजीशन में दिखेगा। इंटरकैलरी वाला अपना नाम ही बस ही बता रहा है कि वो इंटरकैलरी पोजीशन पे है। इंटरकैलरी पोजीशन का मतलब है कि जैसे ये आपका स्टेम्स है, तो ये जो नोड है, नोड के बेस पे हो सकता है, ठीक है, या इंटर नोड के बेस पे हो सकता है। अब नोड का बेस, इंटरनेट का बेस, दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस तरह से, या हो सकता है पूरा लंबा लंबा पूरा प्रेजेंट। ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ से इतना काट के इतना खा गई, हर्बीवोर्स इतना खा गया, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है फिर से रिजनरेट कर देगा। ठीक है। फिर से रिजनरेट कर देगा जो भी ग्रेस्ड पार्ट होगा। तो वो हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दूसरा लास्ट वन जो है वो लेटरल मेरिस्टेम है। मैंने बताया कि जो है लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, जनरली आपको ऊडी प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है। अब मेरिस्टेम्स जो हैं आप उनको 2 कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। किसके बेस पे? उन लाइफ में या प्लांट की लाइफ साइकिल में वो कौन सा पहले आया है और कौन से बाद में आया, तो उसके बेस पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आप बोलते हो। प्राइमरी जो मेरिस्टेम है वो लाइफ में पहले डेवलप होता है, इसलिए इसको प्राइमरी बोला गया, और सेकेंडरी मेरिस्टेम लाइफ में बाद में डेवलप हुआ, इसलिए इसको क्या बोला गया? सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या हाइट ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है।
जो प्राइमरी लेंथ प्लांट में होती है या प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट में होती है, उसके लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है? प्राइमरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो प्राइमरी मेरिस्टेम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि प्राइमरी मेरिस्टेम आपका कौन कौन सा है? लेटरल जनरली बहुत कम होता है तीनों कैटेगरी का, तुम सही बोल रहे हो। आपने 3 नाम सुने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, इसमें से एपिकल एंड इंटरकैलरी ऑलवेज प्राइमरी होते हैं, लेटरल यूजुअली सेकेंडरी होता है, बट कुछ एक लेटरल मेरिस्टेम है जो कैसे होते हैं? प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम मैंने बताया कि जो हाइट या लेंथ ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन कौन से हैं आपके? जनरली एपिकल एंड इंटरकैलरी। ओके, जो विड्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या थिकनेस ऑफ द जो सूट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लेटरल मेरिस्टेम, वो लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जनरली आपको कहां देखने को मिलेगा? जो वुडी प्लांट होंगे, जो थिक एंड वुडी प्लांट होंगे, जहां पे वुड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वहां पे आपको लेटरल मेरिस्टेम्स देखने को मिलेगा। अब लेटरल मेरिस्टेम में कई सारे टाइप्स के मेरिस्टेम है। जो कैम्बियम जो जानते हो वो सब क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। जितने भी आप कैम्बियम जानते हो, नाम सुन रखा, वो सारे के सारे आपके कौन से मेरिस्टेम है? लेटरल। उन्हीं में से एक कैम्बियम है जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान ही डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो वेस्कुलर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे इस तरह से मैं वेस्कुलर टिश्यू बना दूं, ये इधर सपोज कर लो ये क्या है? फ्लोएम है, और इधर ये क्या है? ये जाइलम है। तो बीच में इस तरह से प्राइमरी ग्रोथ के दौरान ही ये डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम से एक्चुअली डेवलप हुए होते हैं। तो ये कौन से टिश्यू हैं? ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स की कैटेगरी पे आएंगे। बाकी कुछ टिश्यू आप देखोगे, जैसे एक वेस्कुलर बंडल में यहाँ पे भी बना दूं, तो ये तो आपका इंट्राफेसिकुलर है, ये भी आपका क्या है? इंट्राफेसिकुलर। इसके बीच में जो कैम्बियम का पार्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा? इंटरफेसिकुलर। इसकी ओरिजिन कब हुई? आफ्टर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ होने के बाद इसकी ओरिजिन हुई। तो ये किस तरह का है? ये आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सेकेंडरी। तो लेटरल मेरिस्टेम्स जो आपके होते हैं वो ज्यादातर किस तरह के होते हैं? सेकेंडरी ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, किसको छोड़ के? इंट्रा। एक और है पर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं, एक होता है मार्जिनल टिश्यू, मार्जिनल मेरिस्टेम। जो लीव्स आपकी इस तरह से होती है ना, तो ये जो पार्ट लगातार ग्रो कर रहा होता है, तो यहाँ पे होता है मार्जिन पे मार्जिनल मेरिस्टेम्स। ठीक है, तो ये भी लीफ की क्या बढ़ाता है? विड्थ को बढ़ाता है, लीफ की विड्थ को बढ़ाता है। तो जो मार्जिनल मेरिस्टेम है ये भी किस कैटेगरी में आता है? आपका सेकेंडरी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये आपके वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो आपका लेटरल मेरिस्टेम की कैटेगरी का है। बोर हो रहे हो क्या बच्चे? लग तो रहा चेहरों से। हाथ चलता रहता होगा तो बोर होने का टाइम नहीं लगता होगा। नोट्स ओपन करो, मॉर्फोलॉजी वाला। सारे बच्चे नोट्स ओपन करो, मत कीजिएगा। एंटरटेनमेंट करवाऊंगा तुम्हारा। नहीं लाओ?
गप्पे मारना हो तो मार सकते हो, गप्पे मारने में तो तुम्हारा ज्यादा ही महारत हासिल है आप लोगों को। टेंड्रिल्स जो कि स्टेम टेंड्रिल्स एग्जांपल दो, स्टेम टेंड्रिल्स के एग्जांपल दो बच्चे। आप सबसे लास्ट में जो रेड, हाँ आप स्टेम टेंड्रिल्स के एग्जांपल दो। क्यों, पढ़ाया तो है ना, पढ़ाया है ना आपको मैंने, नहीं पढ़ाया? कॉपी पे देखो और तब तक आंसर दो। आप बच्चे बोलो। नहीं आपने पीछे, हाँ स्टेम टेंड्रिल्स के एग्जांपल दो। कुकुम्बर और जितने भी गॉड्स होते हैं लाइक पंपकिन, कुकुम्बर, ठीक है, ग्रेप वाइन्स। बैठ जाओ, ओपन कर लो किताब, पूरा मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर ओपन कर लो, वैसे ढूंढ नहीं पाओगे इतना जल्दी। बैठ जाओ बच्चे, आप बैठ जाओ। थॉर्न का एग्जांपल दो। फर्स्ट थिंग ये बताओ कि थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन है? बिना पूछे नहीं बताओगे, मैं पूछूंगा किससे। ठीक है, ऑक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है, ऑक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। तो थॉर्न जो है कैसा होता है? हाँ बच्चे आप बताओ, थॉर्न कैसा होता है? सॉलिड नहीं बोलोगे, स्ट्रेट पॉइंटेड उड़ी। एसिमेट्रिकल फ्लावर का एग्जांपल बताओ। हाँ बताओ। Okay. बैठ जाओ। किसका? किस? नहीं समझ पा रहा बच्चा। थॉर्न, अच्छा सिट्रस था ना, लिखाया तो है। हाँ सिट्रस लिखाया नहीं है, लिखा नहीं है। चलो मुझे ये बताओ अल्टरनेट लीफ का एग्जांपल, डेक्सेट टाइप की जो अल्टरनेट लीफ है, सॉरी डेक्सेट कह रहा हूँ, अल्टरनेट, सिंपल अल्टरनेट लीफ का बताओ। कितने टाइप की लीव्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिलोटैक्सी? फिलोटैक्सी कितने टाइप की है, कौन कौन से? 3 टाइप है। तो अल्टरनेट में कोई टाइप है क्या? नहीं है सर। हाँ तो अगर नहीं है दैट मीन्स कि अल्टरनेट का एग्जांपल वो तुम अपोजिट का बता रहे हो। हाँ बच्चे नहीं होगा। एक मिनट बच्चे, मैं पूछ लूंगा आपसे, आप रुकिए जरा। हाँ ओके, चलो ठीक है। मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी फैमिली है जहाँ पे ऑब्लिक सेप्टा, स्वैलन प्लेसेंटा एंड ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है? स्वैलन प्लेसेंटा, हाँ बच्चे बताओ। हाँ मैंने बताया नहीं था, स्वैलन प्लेसेंटा, ठीक है, एंड ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। पेराइटल प्लेसेंटेशन किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? देखो दो फैमिली है, ठीक है। अब मैं कुछ कंडीशन, अच्छा आप दोनों फैमिली के नाम ले लो। पेराइटल प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी दो फैमिली हैं जिनके मेंबर्स में पेराइटल पाया जाता है? गलत, मैं पूछ लूंगा, तुम बस हाथ जो है खड़ा करो, मैं पूछ लूंगा किससे पूछना है मुझे। हैंड रेज करो तुम लोग। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि पेराइटल प्रेजेंटेशन में जो है कौन कौन सी दो फैमिली हैं जिनमें पेराइटल प्रेजेंटेशन मिलता है? हाँ बच्चे, आप घर जाकर रिवीजन करते हो? टॉपर्स कौन था पिछले टेस्ट का? पिछले तुम थे?
चलो बताओ तो। गलत है, बैठो। दूसरा टॉपर कौन था? बोलो। हैवी और सोलेनेसी, बैठ जाओ। तुम बताओ। मैं ना तुम लोगों को उल्टा खड़ा करने वाला हूँ अभी दोनों को। हाँ बच्चे, कौन कौन से? गुड, तुम टॉपर हो, ये दोनों पिछड़े हैं। बैठ जाओ। कहाँ थे जब मैं बता रहा था ब्रेसिकेसी का? अच्छा ये बताओ कि क्या फर्क है दोनों के पेराइटल प्रेजेंटेशन में? पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या फर्क है दोनों में? नहीं पता? किसी बच्चे को पता है? तो आपने तो बताया ही नहीं। फॉल्स सेप्टम पाया जाता है इन केस ऑफ ब्रेसिकेसी, रेप्लम, ये फर्क। ठीक है, एक और चीज का फर्क है, अगर उस समय तुमको मैंने अलग अलग बताया था कि एक में वो जो मार्जिन है वो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाती है, किसमें? कुकुरबिटेसी में, और फिर उस मार्जिन में पूरा क्या लगते हैं? बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच हो जाते हैं। जबकि जो पेराइटल प्रेजेंटेशन है वहां पे फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, पर लगती वो कहाँ पे है? जहां पे दोनों ऐसे करके फ्यूज हुए होते हैं। ट्राइमेरस फ्लावर किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक? नहीं बच्चे, तुम ही सब बताओगे तो बाकी के क्या बताएंगे? तुम तीनों नहीं अब बताओगे कुछ भी। हाथ ही मत खड़ा करना, पूछूंगा ही नहीं। हाँ बच्चे आप बताओ, ट्राइमेरस फ्लावर किसका कैरेक्टरिस्टिक है, किस फैमिली का? हाँ बच्चे आप बताओ। यस गुड। तो कॉन्फिडेंस क्यों लो है बच्चे? सिंपल सी बात है। और वैसे भी अगर गलत ही बता दोगे तो क्या होगा? मैं थोड़ा बहुत मजाक उड़ा दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो बोलते हैं ना कि वो जो ये सोचता है ना कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। फैक्ट है बच्चे, ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो जिसने भी स्टेटमेंट बोला है ना, बड़ा एनालिसिस करके बोला होगा कि जो ऑलवेज ये सोचता है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, वो कभी भी कुछ अच्छा नहीं करता, कभी भी। तो जिसको कहना है उसको कहने दो, तुम अपना करते रहो। आज गलत बोलोगे, फिर जाके घर पढ़ोगे, कल फिर हो सकता है भूल जाओ गलत बोलो, पर बार बार करते करते क्या होगा? तुम एक दिन सही सही बोलने लग जाओगे, और वो आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? अटेम्प्ट ना लेने में। समझ में आई बात? अगर तुम नहीं अटेम्प्ट लोगे तो मैं गारंटी के साथ बता दे रहा हूँ कि पीछे वाली सीट, वो जो बैक बेंचर है वो वाली नहीं, पीछे वाली सीट ऑलवेज आपका इंतजार करेगी। जब मार्क्स आएंगे या जो भी कुछ होगा, रिजल्ट आएगा, तो पीछे वाला से ही आपका शुरुआत होगा। इसलिए अटेम्प्ट लेने की कोशिश ऑलवेज करते रहो। टेस्ट अगर अगर वो रैंडम टेस्ट आके डाल देते हैं तो खुश हुआ करो, चलो आज ये पता चलेगा कि हमको अचानक टेस्ट में कितना आता है, कितने पानी में। ठीक है, रैंडम टेस्ट का मतलब ही अलग है बिल्कुल। वही रियल पोटेंशियल तुम्हारी बताता है। रैंडम, जो बच्चा रैंडम टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा वही जो है आगे सिलेक्शन लेगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उसने एग्जाम को टारगेट करके जो है क्या कहते हैं, कोई चीज नहीं पड़ी हुई, वो लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार अपना मोमेंटम गेन किए हुए। तो रैंडम टेस्ट में बच्चा जो अच्छा करेगा वही अच्छा बच्चा है, वही सिलेक्शन वाला बच्चा है। तो चलो और भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मुझे कॉर्म के एग्जाम्पल बताओ। पहले ये बताओ कॉर्म किस चीज का मॉडिफिकेशन है? हैंड रेस नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया? रुक जाओ बच्चे, हाँ बताओ कॉर्म किस चीज का मॉडिफिकेशन है? क्या बच्चे? गुड। अच्छा ये बताओ, एग्जाम्पल बताओ कौन। कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लो। पीछे, तुमसे पीछे वाला बच्चा जो है, हाँ तुम ही जो, हाँ नो, बनाना इज नॉट कॉम। जमीकन, जमीकन, हाँ कहना नहीं, कहना नहीं।
कहना बच्चे किसी और चीज का एग्जाम्पल, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है उन्हीं पे टारगेट करो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दो चीजें हैं, एक है राइजोम और एक है कॉम, दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है। दोनों किसके मॉडिफिकेशन है? क्या फर्क है दोनों में? जो राइजोम है ना, जनरली वैसे तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट आपके लेवल पे जैसे मैं एग्जांपल ले लूं टर्मरिक का या जिंजर का, दीज आर द राइजोम्स। तो इन जो है क्या कहते हैं एग्जांपल्स में आप जाके देखना कि जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैंने लिखाया भी है कि थिक कंडेंसेशन होता है, उसमें कंडेंस्ड होता है हॉरिजॉन्टली। ओके, जबकि कॉर्म देखना ना, कॉर्म आपको वर्टिकल ग्रोथ में दिखेगा, मतलब उसका कंडेंसेशन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलो फ्लैसी लीफ किस मतलब कौन सा ऐसा लीफ, सॉरी फ्लैसी लीफ है, किसकी फ्लैसी लीफ जहां पे फूड स्टोरेज होता है? पीछे, हाँ बच्चे सबसे पीछे। अनियन, ओनियन मत बोला करो, अनियन, अनियन, गार्लिक। उसका स्टेम किस तरह का होता है? अनियन एंड गार्लिक का जो स्टेम है किस तरह का होता है? कहाँ पे होता है, देखा है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ, जो खाते हो उसके जो बेस है जहां से थोड़ी रूट्स निकली हुई होती हैं। ओके, वो जो अनियन या गार्लिक है ना, वो जो उसका स्टेम है उससे जो रूट्स निकली हैं, वो रूट्स टैप रूट है, किस कैटेगरी में आएंगे? एडवेंटिस। ध्यान रखना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला पूछ सकता है वो आपसे। स्टोलन का एग्जाम्पल बताओ। बल्बिल्स का एग्जाम्पल बताओ। बल्बिल, बल्बिल्स। पहले ये बताओ बल्बिल किसका मॉडिफिकेशन है? रूट, स्टेम, लीफ, किसका है? मुझे लग रहा मैंने पढ़ाया नहीं है। बल्बिल्स आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ऑक्जेलिस है जैसे, डायसोरिया है जैसे, नहीं बच्चे क्राइजेंथम नहीं है, क्राइजेंथम नहीं है। अच्छा ये बताओ किसकी लीफ है जिसका लेमिना, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका लीफ स्पेशली लेमिना वाला पार्ट पिक्चर में कन्वर्ट हो जाए? और ब्लैडर में ब्लैडर। पेट्योल किस चीज में कन्वर्ट, नेपेंथीज के केस में जो उसका पेट्योल है लीफ का, वो किस चीज पे कन्वर्ट होता है? ओके, क्यों उस तरह से नेपेंथीज वो बना लेता है, पिक्चर टाइप का बना लेता है? ऐसा उसको क्या जरूरत पड़ गई कि प्लांट इंसेक्टिवोरस हो गया? क्योंकि जिस सॉइल पे वो ग्रो करते हैं वहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, मुझे फैबिएसी के कोई 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बता दो। फैबिएसी फैमिली की कोई 3 इंपॉर्टेंट, हैंड रेज करना बच्चे, ऑनलाइन भी आप भी बोल सकते हो, मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना पहले, हैंड रेज करना सर। आई थिंक ऑनलाइन में कोई बच्चा नहीं है। हाँ बोलो बच्चे। These are not the characteristic। हाँ क्या बोले, क्या बोले? पहला क्या बोला? वेक्सिलरी, इसीलिए नहीं समझ पाया था, बेसिलरी में सुन रहा था। नहीं ये नहीं है, पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि जो सिर्फ उसी में पाया जाए। फिर से वही बात, मैंने तुमसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोले हैं। पहला तो तुमने सही बोला कि पेप्लोनेसियस या वेक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है, इनके साथ कोरोला। प्लेसेंटेशन मार्जिनल होता है, यूनिलैकुलर ओरी प्रेजेंट है, एंडोसियम की कंडीशन डाइडल्फस कंडीशन पाई जाती है। These are the characteristics which are present only in case of Fabiaceae, or you can say that in case of Leguminosae। ठीक है,
बट हमारे सिलेबस में क्या है, FABSC है। तो सिर्फ FABSC की एक करेक्टरिस्टिक ध्यान में रखना, इस तरह से पढ़ते हैं, ये थोड़ी हुआ कि तुम सारे करेक्टरिस्टिक को बताओ। मुझे एक ऑर्नामेंटल प्लांट बताओ जो FABSC का हो। ल्यूपिन। अच्छा ठीक है। एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसका नाम है पिट्यूनिया, किससे बिलोंग करता है, किस फैमिली का है? लिलियसी का है। गलत कर दोगे ऐसे में तो। एक और ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसका है नाम ट्यूलिप। ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट हर्ब है, आप सब लोग यूज करते हो फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पस, दैट इज द एलोवेरा। किससे बिलोंग करता है? लिलियस। एक माइटोटिक पॉइजन है कॉल्चिसिन, किस प्लांट से प्रोड्यूस होता है? तुमको क्या लग रहा था मैं फैमिली पूछूंगा? हाँ, हैंड रेज कर रहा था क्या कोई? हाँ बच्चे बोलो। आप हैंड रेज कर रहे हो ना? नहीं, तुमसे आगे वाला। हाँ, हैंड रेज कर रहे हो ना? बोलो। कॉल्चिकम। ऐसे कैसे नहीं है? चलो खैर, तुम गेस कर ले जाओगे क्योंकि उसका नाम उसके प्रोडक्ट पे ही है, कॉल्चिकम ऑटमनेल। ठीक है, माइटोटिक पॉइजन है जो कैंसर के इलाज में भी कई बार उसको यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ को रोक देता है, ग्रोथ कह रहा हूँ, सेपरेशन ऑफ जो क्रोमेटिड्स हैं वो स्पिंडल फाइबर पे एक्चुअली अटैक करता है। वही तो बोल रहा हूँ, साइटोकाइनेसिस को नहीं रोकता है, कैरियोकाइनेसिस में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जब वो खींच रहे होते हैं तो उसी प्रोसेस को नुकसान पहुंचाता है। वो एक्चुअली डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल करता है स्पिंडल फाइबर्स के केस में। आ गई पूरी बात समझ में? अगर जिसने मुझसे वो पढ़ रखा है क्या सेल डिवीजन, उसको बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि जो डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर है, या आपसे ये मैं बोलूं कि स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होता है? किससे बनती है स्पिंडल फाइबर? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो जब उसका साइज छोटा हो रहा होता है तो एक्चुअली उसका क्या हो रहा होता है? डीपॉलीमराइजेशन, मतलब वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एक तरफ से क्या होती जाती हैं? निकलती जाती है। ठीक है, एपिगाइनस कंडीशन बताओ किन प्लांट्स में पाई जाती है? फर्स्ट ऑफ किन प्लांट्स में पाई जाती है एपिगाइनस? तीन टाइप के है ना, हाइपो, पेरी एंड एपी। तो एपी किस में पाई जाती है? हाँ बोलो। ओके, पेरीगाइनस कंडीशन कहाँ पे पाई जाती है? हाँ बोलो बच्चे पीछे। ओके, बैठ जाओ। मैंने तीन टाइप के फ्रूट्स बताए थे, कौन कौन से थे? टाइप्स बताए थे, कौन कौन से टाइप थे फ्रूट्स में? सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट। तो इसमें से कौन सा फ्रूट ऐसा है जो कि ऑलवेज फॉल्स होता है, फॉल्स फ्रूट होता है? एक आध एग्जाम्पल है? हाँ, जैकफ्रूट किस तरह का फ्रूट है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सोरासिस कैटेगरी का। साइकोनस एक फ्रूट होता है, वो भी कंपोजिट से बिलोंग करता है, फाइकस की स्पीशीज में पाया जाता है। जैसे गूलर का नाम सुने हो, रेड कलर का एक फ्रूट होता है, और उस फ्रूट की खासियत क्या है? उसके अंदर इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों है? ये पढ़ोगे तुम, कहाँ पे पढ़ोगे? इकोलॉजी में। ठीक है, वहां पे वो जो इंसेक्ट हैं वो दो पर्पस करते हैं, एक तो कि उसको पॉलिनेट कर देते हैं, और दूसरा उसको दो चीजें मिल जाती हैं, शेल्टर और जो है उसका न्यूट्रिशन। उसको दो चीजें पैदा हो जाती हैं उसके लार्वा के लिए।
ठीक है, तो तभी जब आप उसको खाते हो तो खाने से पहले आप क्या करते हो, इंसेक्ट को वहां से हटा के बाहर करते हो। ठीक है, मार्केट में देख लेना, रेड कलर का फ्रूट होता है, गोल गोल, पता नहीं गांव वाले बच्चे को शायद समझते होंगे, फाइकस यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। और फाइकस की जो स्पीसीज है वहां पे एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, मैंने लिखाया हुआ है। ये जो फ्रूट है वहीं से डेवलप होता है, हाइपन्थोडियम। ठीक है, एक और इन्फ्लोरेसेंस का नाम मैंने बताया, साइएथियम। साइएथियम किस में पाया जाता है, यूफोरबिएस में। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। एक ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है, वो किस टाइप के फ्रूट से बिलोंग करता है? ड्रूप किससे बिलोंग करता है? सिंपल एंड ड्रूप फ्रूट्स में आपने दो एग्जाम्पल देखे, कौन कौन से? जो कोकोनट है उसका, या कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों में बताओ मुझे, जो मैंगो है और जो कोकोनट है, उसमें कोई ऐसी चीज है जो कॉमन टाइप की है, बताओ। इंडोकार्प, हार्ट एंड स्टोन। और गुड, सुपीरियर, मोनोकार्पेलरी एंड वन सीडेड फ्रूट। वन सीडेड लिख लेना, एनसीईआरटी की लाइन है, सुपीरियर, मोनोकार्पेलरी एंड वन सीडेड। अच्छा, जो मैंगो एंड कोकोनट है ये किस तरह के फ्रूट है, ट्रू या फॉल्स? ओके, मैंने तुमको मदर एक्सिस ऑफ फ्लावर, जब फ्लोरल डायग्राम बताया तो मैंने एक नाम लिया, मदर एक्सिस। तो मदर एक्सिस जो है, क्या कहते हैं, अगर मैं ये बोल दूं कि ये आपका, शायद बताया नहीं है, बस पूछना चाहता हूँ शायद पता हो तुम्हें, ये आपका क्या है, स्टेम, ये यहाँ से फ्लावर लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मदर एक्सिस। तो मदर एक्सिस में जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, एंटीरियर या पोस्टीरियर? यही गड़बड़ है, ये पोस्टीरियर पार्ट, उसका जो हेड वाला पार्ट है, ठीक है, वो कौन सा, मतलब इसके आगे वाला पार्ट, ये इधर वाला, ये क्या है, एंटीरियर। तो मदर एक्सिस के जो नियर बाई पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, पोस्टीरियर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे कि जो वेस्ट बंगाल है इसका स्टेट ट्री कौन सा है? हर एक स्टेट का अपना एक ट्री होता है जिसको वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, बनियन है, बनियन तो आई थिंक नेशनल है, नेशनल चाहिए, ऐसे ही पूछ लिया, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। व्हाट इज फिल लोड? फिल लोड क्या है? हाँ, फाइल लोड। तीन नाम है, एक है फाइलोक्लेड, दूसरा है क्लेडोड, तीसरा है फिल्लोड या फाइलोड, जो भी बोल लो। तो जो पहले दो नाम लिए वो स्टेम के मॉडिफिकेशन, जो लास्ट में नाम लिया वो लीफ का मॉडिफिकेशन।
अब मुझे ये बताओ कि ये कहाँ पाया जाता है। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ठीक है, और आ नहीं रहा था। ट्यूबरस रूट ऑफ, या इस तरह से बोलो कि ट्यूबरस टैप रूट का एग्जाम्पल बताओ, ऐसी टैप रूट जो ट्यूबरस रूट है। वो एडवेंटिस वो है, हाँ एडवेंटिस मिराबिलिस। रूट हेयर जोन किस को बोलते हैं, किस जोन को रूट हेयर जोन बोलते हैं? मैचुरेशन, मैचुरेशन। ऑस्टिकथाइसिस एनिमल किंगडम में पाइसियंस में एक टाइप की फिश है जिसको आप बोलते हैं ऑस्टिकथाइसिस। ऑस्टिकथाइसिस में जो गिल्स हैं, गिल्स में कुछ खास बात है क्या है? ओके, मुझे ऑस्टिकथाइसिस के कोई 5 एग्जांपल बताओ, वही बताएं जिसको पांचों याद। हाँ बताओ बच्चे। अच्छा चलो बैठ जाओ। मुझे बोनी फिशेस में कोई 2 फिशेस के नाम बताओ जो एक्वेरियम में यूज होते हैं। अच्छा उनके कुछ और नाम बता दो। 2 नाम है, एक कॉमन नाम दिया हुआ है, एरोफिलियम। सही है, मतलब याद कर रखा है। तुमने भी याद किया होगा, नहीं याद हुआ। मुझे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताना जो सिर्फ वहीं पे पाया जाता है। क्या? कॉम्प्लेट्स, सीलियरी कॉम्प्लेट्स। हाउ मेनी पेयर्स? 8। तुम लोग थोड़ा रेस्ट ले लो और मुझे भी थोड़ा रेस्ट ले लो। सोच रहे हो कि रेस्ट ही तो कर रहे हो आप। जो वैक्स है उसमें किस चीज से बना होता है? वैक्स, हाँ वैक्स। किस टाइप की लिपिड है? ट्राइग्लिसराइड है। जमाने बीत गए हैं पढ़ाए हुए मोनोग्लिसराइड टाइप की। 2 ही पढ़ाई मैंने तुम लोगों को, एक ट्राइग्लिसराइड पढ़ाई है, दूसरी मोनोग्लिसराइड पढ़ाई, बीच वाली तो मैंने पढ़ाई नहीं। तो ट्राइग्लिसराइड तो आपकी सिंपल है लिपिड, ठीक है। बाकी मोनोग्लिसराइड में चलो हाँ, ये अभी डाउट भी पूछा था तभी याद आया मुझे, शायद अभी पेपर हुआ है तुम्हारा तो उसमें पूछा है। कितने चैप्टर पढ़ा दिए बच्चे मैंने? 3 चैप्टर, सेल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमॉलिक्यूल्स, और पूरा लिविंग वर्ल्ड, हाँ सॉरी लिविंग जो डाइवर्सिटी पार्ट। थोड़ा सिलेबस को स्पीड अप करना है बच्चे, बट मैं आज सोच रहा था कि आज जाऊंगा और आने वाले कमिंग
2.5 लेक्चर में ये एनाटॉमी खत्म कर दूंगा, बट नहीं बच्चे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बच्चे वो बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके तुम बात कर रहे हो, और वो इस वजह से भी बड़ा हो जाता है कि मैं बहुत कुछ फिजियोलॉजी का बहुत कुछ मैं उठा के इसी चैप्टर में पढ़ा देता हूँ, बहुत कुछ पूरा ब्लड में यहीं पे पढ़ा डालता हूँ, पूरा ब्लड, और मस्कुलर टिश्यू, दुनिया के जो टिश्यू हैं वो सब मैं यहीं पे उड़ा देता हूँ, ताकि वहाँ पे बर्डन जो है काफ़ी कम हो जाए, वो तेज़ी से निकल जाए चैप्टर, क्योंकि वहाँ समझाने वाली चीज़ें बहुत होती हैं, वो टाइम टेकिंग है। जब आप एनिमल फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो लगता तो है कि चैप्टर तो 5 ही पेज का है, तो जब आप पढ़ाने बैठते हो तो 4-4 लेक्चर लेता है। तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उठा के पूरा टिश्यू पार्ट में, एनिमल टिश्यूज में ख़त्म कर देता हूँ। और इसीलिए मैं चाह रहा था कि कुछ कुछ आपका इकोलॉजी, वो जो 4-5 चैप्टर है ना, लाइक इकोलॉजी के सारे, आपका स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड वन मोर एवोल्यूशन, वो सारे चैप्टर्स में इधर खींचना चाह रहा था अलग से। इसके बाद हमारे पास बचेंगे 12th वाले पार्ट में रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड वन मोर चैप्टर दैट इज हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज का जो लास्ट पार्ट है कौन सा, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, वो पूरा नोट्स देके एक्सप्लेन करता हूँ मैं, तो वहाँ पे बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। बाकी जितना भी इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, जितना भी उसमें जो भी कुछ दिया है बाकी का, वो सब मैं बोर्ड पे डिस्कस करता हूँ और प्रॉपर नोट्स के साथ में। तो ये मत सोचना कि मैं एनसीईआरटी में भी पढ़ाता हूँ बच्चा, तो एनसीईआरटी में भी बहुत तगड़ा डिस्कस करता हूँ, ताकि वहाँ से कोई क्वेश्चन इधर उधर स्किप ना हो पाए। अगर रियली सीरियस पढ़ा हुआ है तो नहीं स्किप होगा क्वेश्चन। वैसे आप लोग रिवाइज करो, मेरी हिम्मत है नहीं है और मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, अब मेरी हालत ये हो गई कि मुझे बैठने में भी दिक्कत हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, बैठ के रिवीजन करो, इधर उधर करना चाहिए। বুঝতে পারছি।